देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो आपके अमॉर्फस सॉलिड थे, इसमें हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर पोजेस करते हैं और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर पोजेस करते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है वहां पर। जैसा आप शुरू में एक पैटर्न बनाएंगे एंड तक वही आपका जो पैटर्न है वो चलेगा। जबकि अगर आप अमॉर्फस सॉलिड लेते हैं देन देयर इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर में बेसिकली हमारे पास कोई भी पैटर्न नहीं होता है कि देखते ही देखते शुरू में एक पैटर्न आया और वो देखते ही देखते खत्म हो गया। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज का मतलब वो थोड़े से टाइम के लिए, लॉन्ग रेंज का मतलब कि काफी ज्यादा टाइम के लिए, इसीलिए इसको लॉन्ग और इसको शॉर्ट बोला गया है। अब क्रिस्टलाइन बिकॉज लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने की वजह से एक पर्टिकुलर पैटर्न एग्जिस्ट करता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में बिकॉज इट पोजेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस में सिमेट्री हो, पैटर्न हो, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा ही होगा। और जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं है, क्योंकि पैटर्न नहीं है तो सिमेट्री भी नहीं है, सिमेट्री नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली बात है कम ही होना है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर बेसिकली एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक में मैंने आपको बताया था, सपोज दैट हमने एक सॉलिड बनाया और हमने यूज किया है दो एटम्स को ए बी, ये मेरा एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है ए बी ए बी ए बी, इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। अब सेम अगर हम इसको ऐसे ही बनाते चले जाएं, ये हमने एक पैटर्न लिया ए बी, अब आप देखिए इस डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो आपको ए के बाद क्या दिखाई देगा, बी। सेम अगर यहाँ एंड जो है वो बी का है तो आगे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं दैट बी के बाद क्या आने वाला है, ए, तो यहाँ एक पैटर्न चल रहा है ए बी। जबकि अगर आप इस लाइन में जाते हैं तो आप देखोगे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, अब आप फिर से देखोगे कि क्या आने वाला है, बी। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पैटर्न इस लाइन में था वही पैटर्न इस लाइन में भी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों में आपको एक ही टाइप की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इस लाइन को छोड़ के इस लाइन को छोड़ दें और अगर आप इस लाइन में जाओ तो आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि ये बी दिखा रहा है, इस लाइन में जाओगे तो आप देखोगे कि ये ए दिखा रहा है। तो यहाँ पे तीन अलग अलग जो है पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ए बी है, एक ए वाला पैटर्न है, एक बी वाला पैटर्न है। क्योंकि तीनों पैटर्न्स अलग अलग हैं तो तीन वैल्यू किसी भी एक प्रॉपर्टी की जो है वो आपको डिफरेंट यहाँ दिखाई देने वाली है। वही चीज अगर आप अमॉर्फस सॉलिड में देखो तो यहाँ कोई भी पैटर्न नहीं है, ये जो पैटर्न है दिस इज फॉर क्रिस्टलाइन। और अगर मैं एक अमॉर्फस सॉलिड बनाती हूँ तो मैंने इस टाइप का एक अमॉर्फस सॉलिड बनाया, सपोज दैट दिस बी 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 एंड फिर ए, या आप कुछ भी बना सकते हो क्योंकि यहाँ एक्चुअली में कोई भी पैटर्न नहीं होता है। अभी इसको आप शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों बोल रहे हो, देखो जैसे मैंने ए बनाया तो मुझे ये गलत फहमी हो गई कि शुरू में अगर ए आया 4 टाइम तो मैं 5वें बार फिर यही सोचूंगी कि ए ही आने वाला है, लेकिन क्या ए आया, नहीं, क्या आया, बी। तो ये दिस इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, थोड़ी देर तक एक पैटर्न चला फिर वो खत्म हो गया, तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि हाँ कोई पैटर्न है ही नहीं। अब आप इस डायरेक्शन में चले गए तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इस ए के बाद क्या आने वाला है, बी आएगा, ए आएगा, यू आर कंफ्यूज। अब ऐसे ही अगर आप इस लाइन में जाते हो तो ए बी आया, जरूरी नहीं है कि इस ए के बाद भी बी आएगा, उसके आगे भी कुछ भी आ सकता है। आप इस लाइन में गए, सेम ए बी आया, फिर ए आया, फिर आगे नहीं पता हमें क्या आने वाला है। तो आप जिस भी लाइन में जाओगे आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई नहीं देगा। तो किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आप अमॉर्फस सॉलिड के लिए ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे कि ये जो है हर डायरेक्शन में आपको एक ही वैल्यू देगा बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी पैटर्न। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब होता है सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन तो अलग अलग है लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पर भी डिफरेंट है लेकिन वैल्यू जो है वो भी डिफरेंट ही आ रही है। यहाँ डिफरेंट आने का मतलब है क्योंकि आपको हर डायरेक्शन में एक पैटर्न डिफरेंट मिल रहा है, जबकि यहाँ कोई पैटर्न ही नहीं है। क्योंकि पैटर्न ही नहीं है तो इसीलिए यहाँ कोई पर्टिकुलर डिफरेंट वैल्यू आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर
आइसोट्रोपिक, सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक। अब देखो आइसो का मतलब होता है सेम, लेकिन इसके आगे एन लगा दिया ना, तो इसीलिए क्या हो गया डिफरेंट, तो डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक। अब क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं, तो आपको पता ही है कि इनकी शेप क्या होगी, डेफिनेट एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, तो एक डेफिनेट शेप शो करेंगे। जबकि अमॉर्फस सॉलिड में कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न ना होने की वजह से इनकी जो शेप है वो क्या होगी, इररेगुलर। इसीलिए क्योंकि ये डेफिनेट शेप पोजेस करते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्री पोजेस करते हैं, पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होती है। इसीलिए जब आप इसको क्लीव करोगे मतलब काटोगे किसी भी डायरेक्शन से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो ये आपको क्लीवेज जो है वो शार्प देगी, स्मूथ क्लीवेज आएगी यहाँ पे। जबकि ये आपको कैसी क्लीवेज देंगे, रफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर्म वाला डस्टर होता है, अगर आप उसको नाइफ से कट करने लग जाओ तो ऑब्वियस सी बात है वो रफ क्लीवेज ही देगा। अब रफ क्लीवेज देने का उसका जो मेन कारण है वो क्या है, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एक्चुअली ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई देता है। जबकि अगर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, उसको आप तरह तरह के शेप्स दे सकते हो, अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना सकते हो, तो क्या उसका कोई अस्तित्व है, नहीं है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को एक्चुअली वो चीज खो चुकी है। आप उसको अपनी तरफ से मॉडिफाई कर रहे हो। जैसे ग्लासवेयर आइटम्स होते हैं, कप ग्लासेस आप कुछ भी ले लो, उनको आप अपनी तरफ से मॉडिफाई करके कोई भी शेप दे सकते हो। क्या आप डायमंड को कोई भी शेप दे सकते हो अपनी तरफ से मॉडिफाई करके? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज उसकी अपनी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसको आप अपनी तरफ से मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो बंदा अपनी आइडेंटिटी खो चुका है वो तो सामने वाले पे निर्भर है ना, जैसा आप उसको बनाओगे वो तो वैसा ही बन जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन है दे आर ट्रू सॉलिड्स, वो ट्रू है, वो एक्चुअली में सॉलिड है, उनका एक अपना पर्टिकुलर अस्तित्व है, अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन जो अमॉर्फस है उनका पर्टिकुलर आइडेंटिटी ना होने की वजह से दे आर फेक सॉलिड्स, वो एक्चुअली में सॉलिड नहीं होते, बस उनको सॉलिड बनाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू हम उनको सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब आपको पता ही होगा, सूडो का मतलब होता है फेक। तो जनरली आप बोल सकते हो ये एक झूठे सॉलिड है, मतलब कि सॉलिड है नहीं, लेकिन फिर भी हम इनको सॉलिड बोल रहे हैं। तो अमॉर्फस आर सूडो सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन्स आर ट्रू सॉलिड, जिसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि NaCl का क्रिस्टल हो गया, जिंक ब्लेंड ले लो, ZnS ले लो, आप KCl ले लो, ये सब पर्टिकुलर ज्योमेट्री में होते हैं, इसीलिए दे आर ट्रू सॉलिड। जैसे कि आप क्वार्ट्ज ले लो, क्वार्ट्ज जैसे कि देखो क्वार्ट्ज क्या होता है, सिलिका, SiO2 है, वो कोवेलेंटली लिंक होता है Si के साथ, जो ऑक्सीजन है वो टेट्राहेड्रली लिंक होता है और इसका एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होता है। इस तरह से ये लिंकिंग शो करता है। देखो इस तरह से हम इसको पैटर्न में बनाएंगे। सो सिलिकॉन इज टेट्राहेड्रली लिंक्ड बाय ऑक्सीजन, तो ये दिस इज कॉल्ड क्वार्ट्ज। अब आप देखोगे कि अमॉर्फस में भी आपको क्वार्ट्ज के एग्जांपल मिलेंगे और जो क्रिस्टलाइन है उसमें भी आपको क्वार्ट का एग्जांपल मिलेगा, बट दोनों में डिफरेंस है। इसको आप बोलते हो क्वार्ट्ज और यहाँ पे जो लिए जाते हैं वो होते हैं क्वार्ट्ज ग्लास। अब क्वार्ट्ज ग्लास और क्वार्ट्ज में डिफरेंस क्या है? क्वार्ट्ज में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो कि जनरली आप सिलिका को क्वार्ट्ज बोलते हो। सिलिका में एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रली मतलब 4 ऑक्सीजन को अपनी तरफ कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है कि जैसे ये क्वार्ट्ज है, यहाँ एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट किया। अब मैं अगर इसको हीट करूंगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। अब अगर ये मेल्ट हुआ तो मेल्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, इसे कूल कर रहे हो एंड यू आर डूइंग रैपिड कूलिंग। क्या हुआ कि जैसे ही आपने एक सॉलिड को मेल्ट किया वो एक लिक्विड स्टेट में आया और लिक्विड स्टेट में आने के बाद रैपिडली आपने उसे कूल कर दिया। तो जब आप उसको कूल कर रहे हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आने का टाइम ही नहीं मिला।
तो क्या होगा, जैसे आप इसे मेल्ट करोगे सारे पार्टिकल इधर उधर हो जाएंगे। अब ये इधर उधर हुए, आपने क्या करा, रैपिड कूलिंग कर दी। आपने जब रैपिड कूलिंग करी तो क्या ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके फिक्स हो पाएंगे? नहीं। क्या होगा, ये जहां होंगे वहीं के वहीं फ्रीज हो जाएंगे। तो फिर क्या इसमें पैटर्न आएगा? नहीं आएगा। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्वार्ट्ज ग्लास। जैसे कि इसमें मैं अमॉर्फस में लिख रही हूँ क्वार्ट्ज ग्लास। तो क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो सिलिका को जब आप मेल्ट करके रैपिड कूल कर देते हो देन इट विल बिकम क्वार्ट्ज ग्लास। और क्यों? क्योंकि वहां पे फिर कोई उसका जो पैटर्न है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर आप अमॉर्फस के एग्जाम्पल्स हो देखो, जैसे रबर होता है ना, अब रबर आप देखो कितने फॉर्म्स में पाया जाता है। एक छोटा वाला रबर होता है जिसे आप मिटाने के लिए यूज करते हो, बुक्स में जो आप लिखते हो, जो टायर होते हैं, शू के सोल्स होते हैं, वो सारे रबर के ही टाइप्स होते हैं। आप एक ही रबर से कितने अलग अलग पैटर्न की चीजें बना रहे हो। सो दे आर अमॉर्फस सॉलिड, कि आप उसको अपनी मर्जी से कोई भी शेप एंड आइडेंटिटी दे सकते हैं। उसी में आपकी प्लास्टिक, आप देखो प्लास्टिक्स के कितने सारे आइटम्स आते हैं और सबकी शेप अलग अलग होती है। आप प्लास्टिक को किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। सो प्लास्टिक आर ऑल्सो अमॉर्फस सॉलिड। उसी में क्वार्ट्ज ग्लास आ जाते हैं आपके। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला सूडो सॉलिड, तो अब आप सूडो सॉलिड की आपको डिफाइन हम बताते हैं। व्हाट आर सूडो सॉलिड्स? सूडो सॉलिड्स आपके क्या होते हैं? अब ये तो आपको समझ आ ही गया ना कि सूडो सॉलिड क्या है आपके। सूडो सॉलिड आप किसको बोल रहे हो? अमॉर्फस सॉलिड को। अब सूडो सॉलिड की अगर आप डेफिनेशन लिखो तो हम इसे लिखेंगे हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड। हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड आर कॉल्ड सूडो सॉलिड। अब हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड, जैसे एक लिक्विड है, लिक्विड को आप फ्रीज करते हो। अब आप फ्रीज कर रहे हो और आपने क्या करा, उसको हाईली सुपर कूल कर लिया। मतलब हाई, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर अगर उसका हो गया तो फाइनली वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। देखो जैसे कि बर्फ होती है ना, देखा होगा आपने घर में, सबके घर में बर्फ फ्रिज में जमाते हैं ना। तो अभी क्या करते हो, अब जब फ्रिज में से आइस निकालते हो, आइस क्यूब्स निकालते हो और उसको आप किचन में रख दो नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी वो लिक्विड ही थी, जो रूम टेम्परेचर में उसने रीगेन कर ली। लेकिन अगर आपने किसी भी चीज को हाईली फ्रीज कर दिया तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर चुका होगा, वो भूल चुका होगा कि वो किसी जमाने में लिक्विड भी हुआ करता था। तो ऐसा ही है, जैसे आप देखो बसेस के जो शीशे होते हैं, ग्लासेस जो होते हैं, ग्लासेस आर बेसिकली हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड। और इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि जो बसेस के ग्लासेस होते हैं, जो शीशे होते हैं, पुरानी जो बसेस हुआ करती थी उसमें जो शीशे होते थे उसमें जो है आपके वो उसको स्लाइड करने के लिए स्लाइडर लगा होता था। आप शीशे को स्लाइड कर सकते थे इधर उधर। लेकिन जब वो थोड़े पुराने हो जाते थे तो जब आपकी जो स्लाइडिंग होती थी वो होते ही नहीं थे, शीशे खिसकते ही नहीं है इधर से उधर। क्यों? वो नीचे से जाम नहीं, मतलब जैसे फ्रीज हो गए, अब हिल ही नहीं रहे। तो उसमें होता क्या है कि जब पुराने हो जाते हैं शीशे तो धूप का इफेक्ट पड़ता है। जैसे बसेस बाहर खड़ी रहती हैं तो एनीलिंग ओवर डे एंड नाइट, जो धूप का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर जब शीशे को मिलता है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? रैंडमाइज होते हैं। पार्टिकल मूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपकी ग्लास है, अब जो आपका ग्लास है ऑब्वियसली बात है ये पार्टिकल्स से मिलके बना होगा, और जैसे ही इसको टेम्परेचर मिला, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में आ जाएंगे। अब आपको पता है ये ग्लास है, और ग्लास कैसा सॉलिड होता है ये भी आपको पता है कि ये अमॉर्फस सॉलिड होता है। अब क्योंकि ये एक अमॉर्फस सॉलिड है, बिकॉज इट इज अमॉर्फस सॉलिड, तो ये तो आपको 100% क्लियर है कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। जैसे ही इसे टेम्परेचर मिलेगा, धूप आती है तो टेम्परेचर मिलेगा ग्लास को, जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा पार्टिकल्स मोशन में आना शुरू करेंगे। तो जैसे ही पार्टिकल मोशन में आए, ये क्या कोशिश कर रहे, देखो कोई भी बिगड़ी हुई चीज क्या उस बिगड़ी हुई स्टेट में ही रहना पसंद करेगी? ऐसा तो नहीं है। हर सिस्टम कैसा रहना चाहता है? स्टेबल रहना चाहता है, और सिमेट्री रिप्रेजेंट्स द स्टेबिलिटी। तो हर किसी सिस्टम को क्या चाहिए? सिमेट्री चाहिए।
तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है। अब इसको टेम्परेचर मिला, पार्टिकल्स को हीट मिली, पार्टिकल मोशन में आए, मोशन में आके वो क्या कोशिश करेंगे कि हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ जाए। बट वहां पर होता क्या है कि हम इस ग्लास को कंटिन्यूअसली टेम्परेचर नहीं दे रहे। दिन में धूप होती है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात में जो है ठंड हो जाती है तो फिर क्या टेम्परेचर पहले ज्यादा था वो धीरे धीरे करके लो होता गया, तो पार्टिकल्स का जो मोशन है वो रुक जाएगा। तो पार्टिकल जैसे जैसे मूव कर रहे थे वो फ्रीज हो जाएंगे, जहां होंगे वहीं रुक जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि बिकॉज दे आर सूडो सॉलिड्स, ये एक्चुअली में सॉलिड नहीं है, ये है क्या, लिक्विड। इनको कन्वर्ट किया गया है सॉलिड में, तो ये है तो लिक्विड बट आपको दिखाई दे रहे हैं सॉलिड में। तो अब जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलेगा, पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे एक टाइप से मेल्ट होना शुरू करेंगे, और ये पार्टिकल फ्लो करके लिक्विड अगर ये बन गए तो पार्टिकल ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में। और लिक्विड का काम कैसा होता है, फ्लो करना। तो जैसे ही लिक्विड के पार्टिकल फ्लो करेंगे, ये ऊपर वाले पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, इसका बॉटम जो है वो थिक हो जाएगा। अब शीशा जो है, अगर आप बहुत पुराने जो शीशे होते हैं जैसे 10-15 साल पुराने शीशे, आप देखोगे उनका बॉटम जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। और वो थिक होने का कारण ही यही होता है कि बिकॉज दे एक्चुअली आर लिक्विड्स, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड। तो क्योंकि वो लिक्विड है और लिक्विड का काम होता है फ्लो करना, वो धीरे धीरे करके फ्लो करते रहते हैं। तो सालों में जब वो फ्लो करते हैं धीरे धीरे करके, तो उनका नीचे का बॉटम जो है वो थिक हो जाता है और ऊपर से वो थोड़े से थिन हो जाते हैं। और इसीलिए जो बसेस के जो आपके शीशे होते हैं, वो जो आप स्लाइड करते हो, स्लाइडिंग में आपको प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि वो शीशा जो है वो नीचे से मोटा हो जाता है और उसमें फंस जाता है स्लाइडर में। तो स्लाइड करेगा कैसे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द बॉटम ऑफ ग्लासेस बिकम थिकर ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज दे आर सूडो सॉलिड्स। और सूडो सॉलिड लिखने से सीधा सीधा समझ में आता है कि दे आर हाईली सुपर कूल्ड लिक्विड, और लिक्विड का काम होता है फ्लो करना, तो इसीलिए बॉटम बिकम्स थिकर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओवर ईयर्स द बॉटम ऑफ ग्लासेस बिकम्स थिकर। एक चीज तो ये हो गई आपकी, जिसको आप नोट करके रखेंगे। और एक दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जो बसेज हैं वो तो बाहर ही स्टैंड करती है ना, तो कभी टेम्परेचर ज्यादा है कभी कम है। तो पार्टिकल्स क्या करें, ये अमॉर्फस सॉलिड है, पार्टिकल्स में पैटर्न नहीं है, वो अपने पैटर्न को रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पार्टिकल्स अपने पैटर्न को रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस जद्दोजहद में चल क्या रहा है कि पार्टिकल जिस पोजीशन पे थे, क्या वो उसी पोजीशन पे हैं? नहीं, वो पोजीशन कंटिन्यूअसली डे बाय डे चेंज होती जा रही है, क्योंकि वो पार्टिकल्स कोशिश कर रहे हैं कि हम अमॉर्फस से किस में कन्वर्ट हो जाएं, क्रिस्टलाइन में। अब क्या होगा, अभी ये वाला पैटर्न है, धीरे धीरे करके बहुत दिनों में, कई सालों में ये पार्टिकल इधर के उधर हो जाएंगे। जैसे ये अभी दिख रहे हैं, इनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो आप देखोगे जब आप नया नया शीशा लाते हो तो वो बहुत ज्यादा चमकता है, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है तो आप देखते हो उसमें मिल्कीनेस आ जाती है, वो शीशा उतना ज्यादा शाइनी नहीं रहता जितना पहले था। तो नंबर ऑफ ईयर्स में जो एनीलिंग ओवर डे एंड नाइट, डे और नाइट का शीशे पे जो इफेक्ट पड़ता है, उस इफेक्ट की वजह से पार्टिकल्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, और उसी पैटर्न के चेंज होने की वजह से शीशा जो है वो थोड़ा सा मिल्कीनेस अपीयर होने लगता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, व्हाई ग्लासेस लुक्स मिल्की आफ्टर सम ईयर्स। तो आप उसमें लिख सकते हो ड्यू टू एनीलिंग ओवर डे एंड नाइट, डे और नाइट का जो इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है, जिससे पार्टिकल्स की पैटर्न जो है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, और इसीलिए वो शीशा जो है वो उतना ब्राइटनिंग फिर बाद में नहीं रहता। तो ये भी आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, द मिल्कीनेस ऑफ ग्लास इज ड्यू टू एनीलिंग ओवर डे एंड नाइट। तो ये आपका हो गया सूडो सॉलिड। तो अभी सबसे पहले अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, सूडो सॉलिड।
सूडो का मतलब होता है फेक, तो बेसिकली दे आर नॉट ट्रू सॉलिड। ये लिक्विड्स होते हैं जिनको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है हाईली सुपर कूल करके, तो दे आर सूडो सॉलिड्स। और अब जो सूडो सॉलिड है उसमें हमने बोला कि बहुत जब कई साल बाद आप उस शीशे को देखते हो तो उसका बॉटम थोड़ा थिक हो जाता है, और उसके थिक होने का कारण ये होता है कि क्योंकि टेम्परेचर की वजह से वो एक्चुअली में है तो लिक्विड, और लिक्विड का काम होता है फ्लो करना, तो ऊपर के पार्टिकल धीरे धीरे फ्लो करके बॉटम पे आ जाते हैं एंड बॉटम्स बिकम थिकर। दूसरा आपका जो पॉइंट है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्लासेस हैं वो ओवर नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो थोड़े मिल्की हो जाते हैं, और मिल्की होने का कारण भी यही है सेम, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। और टेम्परेचर के चेंज होने में जो पार्टिकल है वो क्या रोल प्ले करते हैं, वो पार्टिकल्स अपने आप को सिमेट्री में लाने की कोशिश करते हैं। सिमेट्री में लाने की वजह से उनका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, और जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ आप देखोगे उसके कलर में चेंजेस आने लग जाएंगे, और वो जो कलर चेंज होता है वही बेसिकली मिल्कीनेस होता है। तो इन दोनों का जो फंडा है वो कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है आपका सूडो सॉलिड्स से। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अमॉर्फस सॉलिड में एक और पॉइंट है छोटा सा जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, विच इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। अब ये क्रिस्टलाइट क्या होता है, देखिए क्रिस्टलाइट ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बस मैंने आपको नाम मेंशन नहीं किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है, तो जब छुट्टी होती है क्या होता है कि छोटे छोटे से ग्रुप्स बनते हैं। जैसे नर्सरी क्लास के 4-5 बच्चे इकट्ठे हो गए, 11th क्लास के 2-3 बच्चे इकट्ठे हो गए। अब सारे स्कूल के सारी क्लासेस के बच्चे भीड़ में चल रहे हैं, लेकिन उसमें आप देख रहे हो कहीं एक छोटा सा ग्रुप दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे एक साथ, एक क्लास के बच्चे जा रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े बच्चे भी हैं वो भी एक क्लास के एक साथ जा रहे हैं। तो उस पूरी भीड़ में एक छोटा सा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और वही जो छोटा सा पैटर्न देखने को मिलता है, द पोर्शन एट विच द ज्योमेट्री इज प्रेजेंट ओवर द अमॉर्फस सॉलिड, जैसे आप बोल सकते हो द स्मॉलेस्ट पोर्शन वेयर यू हैव सीन द ज्योमेट्री इन अमॉर्फस सॉलिड, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। तो क्रिस्टलाइट क्या होता है कि वो एक छोटा सा पोर्शन जहां पे आपको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिखे, क्योंकि अमॉर्फस में कोई अरेंजमेंट नहीं होता, वहां पे पूरा सारे पार्टिकल्स इधर के उधर हैं, लेकिन वहीं पे छोटे से पोर्शन में अगर आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसी छोटे से पोर्शन को आप क्या बोल देंगे, क्रिस्टलाइट। तो हम इसे लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट पोर्शन एट विच the definite geometry then this portion is called crystalline. तो बेसिकली दिस इज व्हाट क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस में जो मेन डिफरेंस था, जो मेन पॉइंट्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉइंट आपका यहाँ रह गया, कर्व्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी, कूलिंग कर्व फॉर अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए जैसे अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड के लिए अगर हम एक कर्व बनाएं तो टेम्परेचर रिलेटेड टू टाइम, जैसे एक पॉलीथीन है, अगर आप उसे बर्न करो, पॉलीथीन क्या है आपकी, अमॉर्फस सॉलिड। क्या पॉलीथीन एक ही शेप में मिलती है, हजारों शेप है उसकी, तो वो क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है आपका। अब अमॉर्फस सॉलिड में क्या है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर चेंज होने लगता है। जैसे एक पन्नी अगर आप उसे जलाओ तो आप जलाने के बाद क्या देखोगे, आपने तो एक बार जला दी, अब धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो मेल्ट तो होगी, लेकिन क्या वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो रही है, नहीं, उसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, चेंज। इट इज अ कर्व ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं है, और ये आपको पता ही है कि जो अमॉर्फस सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, और मेल्टिंग पॉइंट इनका फिक्स भी नहीं होता, टाइम के साथ कंटिन्यूअसली आपका चेंज होता जा रहा है। दिस इज फॉर अमॉर्फस सॉलिड। और यहीं पे अगर आप क्रिस्टलाइन के लिए हम एक्सप्लेन करें, फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी कर्व को अगर हम एक्सप्लेन करें तो देखिए
टाइम, टेम्परेचर, और इसका जो कर्व बनता है वो बनेगा आपका कुछ इस तरीके का। ये भी एक सॉलिड है, आपने इसको मेल्ट करना शुरू किया और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर है, इस पे ये सॉलिड फॉर्म में, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम हुआ इस पॉइंट पे आप आए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, बट इस पॉइंट पे भी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड से अभी किस में जाएगा, लिक्विड में। तो अब आप देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड, ये मेल्ट हो रहा है, बट इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। क्या यहाँ से यहाँ कोई टेम्परेचर में चेंज आया? नहीं आया। जबकि यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा सॉलिड से लिक्विड कंटिन्यूअसली बन रहा है और टेम्परेचर भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, और उसका कारण भी क्या है, सेम, बिकॉज इट इज हैविंग अ ज्योमेट्री, और इसके पास कोई भी ज्योमेट्री नहीं है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली दोनों के कूलिंग कर्व्स में। तो यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस जो है वो फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए जैसे आपको पता है सॉलिड्स जो है वो दो टाइप के हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, लेकिन हम यहाँ जो फोकस करेंगे वो किस पे फोकस करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि अमॉर्फस वालों की ज्यादा इज्जत नहीं है, उनमें पैटर्न वैटर्न तो है नहीं, कुछ भी ऐसे ही है, इसीलिए हम क्रिस्टलाइन पे फोकस करेंगे। इनके पास पैटर्न भी है, इनकी ज्योमेट्री भी अच्छी है, सब कुछ इनका ज्यादा अच्छा है, तो अच्छे लोगों को ज्यादा इज्जत मिलती है, इसीलिए हम क्रिस्टलाइन पे फोकस करने वाले हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अमॉर्फस का जो किस्सा था वो यहीं खत्म हो चुका है। अब इसके आगे इस पूरे चैप्टर में आप सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, क्रिस्टलाइन पे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर आप इसको क्लासिफाई करें तो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, जिसमें सबसे पहले आएगा आपका आयनिक सॉलिड, सेकेंड वन इज योर मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड वन इज कोवेलेंट, एंड फोर्थ इज मेटालिक। अब जैसे ही नाम आया क्रिस्टलाइन का तो आप समझ गए कि इन सब में ही पैटर्न होगा, चाहे कैसा भी हो, पर पैटर्न तो है, इसीलिए क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में आ गए। तो सबसे पहले आया आयनिक। भाई साहब आयनिक के बारे में तो आप बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं, इससे परिचित हैं आप पहले। आयनिक सॉलिड के नाम से ही समझ में आ जाता है, आयनिक सॉलिड किससे बने होंगे, आयंस से, इसलिए हम इसे आयनिक सॉलिड बोलते हैं, ऑब्वियसली बात। तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दे आर आयंस। जब आप आयंस को कंबाइन करेंगे देन यू विल गेट आयनिक सॉलिड। और आपको पता ही है आयंस हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, कैटायन, एक एनायन। जैसे NaCl ले लो, बहुत ही अच्छा और सीधा साफ सुथरा एग्जांपल, जैसे Na+ और Cl-, दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। तो जब 2 आयंस मिलके एक सॉलिड बनाएंगे तो कौन सा सॉलिड बनेगा आपका, आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पे जो आपकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या है आपके आयंस। और आयंस के बीच में जो फोर्सेस लगेंगी वो फोर्स कौन सी होगी, आपको पता है कैटायन और एनायन के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ जो फोर्स काम करने वाली है वो फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जैसे कि कैटायन और एनायन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है आयंस की कैटेगरी में आते हैं, मतलब इन्हें काफी इज्जत दी जाती है हमारी केमिस्ट्री में। तो एक कैटायन है, एक एनायन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्शन बहुत तगड़ा वाला होने वाला है। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग फोर्स है बहुत ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड। और स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली बात है फिर आप इनकी प्रॉपर्टीज आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, ये हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, रिजिड होते हैं, इनकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। सो दे आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को एक्सप्लेन करें तो मॉलिक्यूलर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें आते हैं पोलर,
एक आएंगे आपके नॉन पोलर और एक आएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये 3 टाइप के सॉलिड्स जो हैं वो आपके आते हैं मॉलिक्यूलर में। अब पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन, तीनों से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पोलर वो होते हैं जिनमें पोल्स डेवलप होते हैं, नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें पोल्स डेवलप नहीं होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स आर वो सॉलिड्स होते हैं जिनके बीच में कौन सा वाला बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि पोलर मॉलिक्यूल्स में जो, अब क्योंकि ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। ये एक आयनिक सॉलिड था तो इसका बेस क्या था, आयन। ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसका बेस क्या है, एक मॉलिक्यूल। तो अब है तो सबका बेस मॉलिक्यूल, लेकिन ये पोलर है। तो पोलर में आप क्या बता सकते हो, जैसे कि HCl ले लो आप। अगर मैं HCl लेती हूँ, दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, बट इस HCl के अंदर पोल्स होते हैं। एक H पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl पे कैसा आएगा, नेगेटिव। तो अगर आप एक HCl लेते हो तो HCl के अंदर बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स होंगे और सारे के सारे HCl पे जो है सब पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। वहीं पे अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो नॉन पोलर में अगर हम बात करें, जैसे I2 ले लो आप, F2 ले लो, Cl2 ले लो, क्या इन पे पोल्स डेवलप होंगे, नहीं होंगे, बिकॉज दे आर सेम। I2 में अगर आप लेते हो तो दोनों आयोडीन आयोडीन है, तो दोनों पे सेम ही चार्जेस हैं, यहाँ कोई डिफरेंट चार्जेस है ही नहीं, तो पोल्स डेवलप ही नहीं होंगे। तो जहां पे जिस मॉलिक्यूल में पोल डेवलप हो वो पोलर, जिसमें पोल्स डेवलप ना हो वो नॉन पोलर। अब ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि अगर पोलर सॉलिड है आपका तो उसके बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव को करेगा, इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव को करेगा, दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और अगर आप नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर में क्योंकि यहाँ पोल्स होते नहीं है, यहाँ जो है एक डिस्पर्जन फोर्स वर्क करती है जिसको आप बोलते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्स, जो हमने 11th क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब I2, दिस इज I2 और ये दूसरा वाला I2 है, क्या होगा, ये आयोडीन जो है इसमें भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, सेम यहाँ भी न्यूक्लियस है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक मोमेंट्री डाइपोल को क्रिएट कर सकता है ड्यू टू इंडक्शन। यहाँ पे जैसे ही ये I2 इस I2 के पास आएगा, दोनों मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल जैसे एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, ये वाला मॉलिक्यूल इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। तो जैसे इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करा, एक साइड कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और दूसरी साइड कौन सा चार्ज चला गया, पॉजिटिव। सो दिस इज टेम्पररी डाइपोल, जो बहुत ही छोटे शॉर्ट टाइम के लिए क्रिएट होता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक होती हैं। सो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में फोर्स कौन सी लगेगी आपकी, डिस्पर्जन फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो सॉलिड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में बस आपको एक ही चीज पे फोकस करना है कि आप जो भी सॉलिड लें दे मस्ट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स बनाते हैं, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन, 3 ही बनाते हैं, फोन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप H2O लेंगे ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अगर आप HF लेंगे ये भी हाइड्रोजन बनाएगा, अगर आप अमोनिया लेंगे ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो दे आर पोलर सॉलिड्स, दे आर नॉन पोलर सॉलिड्स और दे आर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो तीनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्डेड, कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड्स। और जो आपका मेटेलिक सॉलिड है इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।